नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, तो इन्हीं आपातकालीन शक्तियों के बारे में जो तीसरे प्रकार की आपात है वो है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। दोस्तों, ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द्वारा जर्मनी के वीमर संविधान के द्वारा जो है राष्ट्रीय जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को मिली हुई हैं हमारे संविधान के तहत। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि हम वित्तीय आपात के बारे में बहुत ही विधिवत और ये कह सकते हैं विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, और जितने भी आपके वित्तीय आपात से संबंधित डाउट्स हैं वो एक भी बचने वाले नहीं हैं। सारे के सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के जितने वनडे एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर पॉलिटी या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको लास्ट तक, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वित्तीय आपात के बारे में। तो वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के तहत, तो सबसे पहली बात जो है कि इस वित्तीय आपात के बारे में अनुच्छेद 360 में क्या लिखा गया है, क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या उपबंध किए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है, ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व, जो इंपॉर्टेंट शब्द है मैं लिखे दे रहा हूं, वित्तीय स्थायित्व, और दूसरी बात लिखी हुई गई है या प्रत्यय संकट। वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय, दोस्तों प्रत्यय को आप क्रेडिट समझिए, संकट हो। भारत या उसके राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या प्रत्यय संकट हो, अर्थात क्रेडिट। और दोस्तों एक शब्द इसके लिए और यूज किया जाता है, साख। वैसे नॉर्मली अगर इसको देखें तो रेपुटेशन मतलब भी होता है साख। तो राष्ट्रपति को ऐसा अगर समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहाँ के वित्तीय स्थायित्व या वहाँ का प्रत्यय जो है वो संकट में है, तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ एक शब्द आता है कि राष्ट्रपति को समाधान। तो याद रखिए, कहीं पर भी अगर राष्ट्रपति के समाधान की बात की गई है कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, सेटिस्फाई वो हो जाए, तो वो उसको समाधान कैसे होगा? उसको समाधान होने का मतलब ये है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसका समाधान, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं स्वाभिवेक से वित्तीय आपात की घोषणा नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वही उसको सूचना देगा, वही कहेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब एक ये सवाल यहाँ पर आता है कि क्या लिखित सहमति आवश्यक है मंत्रिमंडल की? तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। मंत्रिमंडल की राष्ट्रपति को लिखित जो सहमति है उसकी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही अगर बोल देता है मंत्रिमंडल, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये बात जो है इसके प्रावधान में आती है। ठीक है, तो वित्तीय आपात कैसे लगेगा ये आपको पता चला, वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय जब संकट में हो। अब बात ये आती है कि वित्तीय स्थायित्व और प्रत्यय क्या है, ये कैसे संकट में आएगा, हम कैसे जानेंगे कि किसी देश का या किसी राज्य क्षेत्र का जो वित्तीय स्थायित्व है वो संकट में है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो राज्य है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ का एक राजस्व होता है। अगर किसी राज्य का राजस्व सही नहीं है, वहाँ अगर धन नहीं इकट्ठा हो पा रहा है या वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ धन होगा ही नहीं, तो बिना धन की कैसी सरकार चलेगी? और यहाँ तक तो बात ये आती है कि बिना धन के चाहे मुख्यमंत्री बना दीजिए या कुछ प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी जो धन के ही जो उसकी साख है उसी की वजह से उनका अस्तित्व होता है। और इसके फायदे क्या होते हैं कि जब धन होगा, उनके पास वित्तीय स्थायित्व होगा, तो ऐसी स्थिति में अपने देश या अपने राज्य के नागरिकों के लिए वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके कल्याणकारी काम कर सकते हैं। उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते हैं ताकि देश जो है
उसका कल्याण हो और वो निरंतर जो है विकसित होता रहे, विकासशील होता रहे, अर्थात उसका निरंतर जो है सतत विकास होता रहे, ये कह समझिए इसको। तो साख का मतलब रेपुटेशन, और यहाँ हम बैंकिंग साख की बात नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो साख का मतलब, इससे जब साख संकट में हो तो उसी को वित्तीय स्थायित्व की गड़बड़ी मानते हैं। अब जैसे एक उदाहरण अगर हम लें कि पिछले बार जब अभी आपने देखा कि कोरोना अभी कुछ समय पहले आया था, तो देश के हालात काफ़ी बिगड़ गए थे वित्तीय आधार पर, तो कह सकते हैं एक तरीके का वित्तीय संकट था, वित्तीय संकट। और ये महामारी सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी दुनिया के बहुत सारे देशों को इसने प्रभावित किया। हालांकि जो बहुत ही विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, ऐसे जो चाइना में तो बहुत ज़्यादा महामारी थी, बड़े बड़े जो विकसित देश थे उनको भी धराशायी कर दिया। हालांकि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है जैसे हालात बन गए थे कि देश में जो है रोजगार ख़त्म हो गए लोगों के, इसके साथ साथ जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, जो सारे के सारे उत्पादन के जो स्रोत थे वो बंद हो गए। अर्थात जब उत्पादन के स्रोत बंद हो जाएंगे, लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जीडीपी धड़ाम हो जाएगी। जब कुछ आएगा ही नहीं देश में, तो देश की जो इकोनॉमिक्स है, जो उसकी आर्थिक स्थिति हो, तो चरमरा ही जाएगी। हालांकि फिर भी ऐसी स्थिति जब उस समय की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि क्या वित्तीय आपात लगाना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो अभी कोई स्थिति बनी नहीं है कि हम वित्तीय आपात घोषित कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सरकारें चाहती हैं कि भले ही परिस्थितियां वैसी बन जाएं, लेकिन हमारे देश में अभी एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अगर इस सरकार में वित्तीय आपात लगता तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रकार का धब्बा जाता। हालांकि ये धब्बा कोई वो खुद नहीं लगाते, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो कुदरत की देन है कि कोई महामारी आ गई, लेकिन फिर भी अपने आप को पावरफुल पूरी दुनिया में दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है कि नहीं, हम अभी इतना कमज़ोर नहीं हुए हैं कि वित्तीय आपात लगा दिया जाए। और दोस्तों यही है जो है, अगर पैसे का लेन देन या सरकार के ऊपर ढेर सारा वो ऋणी हो जाए, लोन उसके ऊपर हो जाए, वो कर्जदार बन जाए, दब जाए कर्ज के तले, तो कहीं ना कहीं राज्य का जो रेपुटेशन है, उसकी जो साख है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वित्तीय आपात लगाने की का रीज़न ये है कि ऐसे में जो भी कर्मचारी हैं उनको जो वेतन दिया जाता है, जो भी देश के लिए योजनाएं लागू की जाती हैं, उनके लिए जो पैसा आवंटित होता है, इसको कम करने के लिए ही वित्तीय आपात लगाया जाता है। ताकि सरकार के पास तो है नहीं पैसा, जब उसके राजस्व में पैसा ही नहीं है तो वो कैसे जो है लोगों को सेवाओं में जो पैसा मिलता है उनको वो देने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। हालांकि ऐसा अभी एक बार भी हुआ नहीं है। तो आपने समझा वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय जो है वो संकट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगली बात करते हैं कि राष्ट्रपति ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके वित्तीय आपात की घोषणा कर दी है, तो फिर क्या होगा, तो इसकी उद्घोषणा की अवधि कब तक रहेगी, कितने समय तक जारी रहेगा, ये सारे के सारे सवालों के आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति ने जब घोषणा जारी कर दी तो वित्तीय आपात जारी हो जाएगा उस दिन से, लेकिन जिस दिन से उसने घोषणा की है उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये जो वित्तीय आपात से संबंधित संकल्प पत्र है, उद्घोषणा से संबंधित जो प्रस्ताव है, वो दोनों सदनों में रखा जाएगा और दोनों सदनों से ये पारित भी होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि दोनों सदनों से पारित कैसे होगा, किस प्रक्रिया के, किस प्रोसेस के तहत पारित होगा। तो दोस्तों ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित होगा। साधारण बहुमत क्या होता है कि सदन के जो कुल सदस्य हैं उनके बहुमत से, अर्थात किसी एक सदन में जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य अगर इसकी सहमति उनकी हो जाती है वित्तीय आपात की या किसी आपात की, तो ऐसी या किसी विधेयक की, तो उस पर फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि साधारण बहुमत है। विशेष बहुमत क्या होता है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, लेकिन ये यहाँ पर बात नहीं कही गई है। यहाँ पर साधारण बहुमत की बात कही गई है कि जितने भी सदस्य होते हैं सदन के, उन सभी सदस्यों में से अगर अधिक से अधिक सदस्यों ने उसको अगर पारित कर दिया है, उस पर सहमति दर्ज करा दी है, तो इसका मतलब है कि वो मान लिया जाएगा कि वो जो है वहाँ से पारित हो गया। तो दोनों सदनों से ये पारित होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर दोनों सदनों से ये पारित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये कितने समय तक लागू रहेगा वित्तीय आपात। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको बता दूँ, एक तो 2 मास की अवधि के दौरान ये दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए, राइट, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। इसके अलावा
इसके अलावा ये कितने समय तक चलता रहेगा, तो दोस्तों यहाँ संविधान में एक संशोधन करके एक बात लिखी गई कि ये अनिश्चित काल तक, अगर एक बार दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फिर ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। जिस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 352, जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में देखा कि एक अवधि दी गई है निश्चित, कितने समय तक जारी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की अवधि की बात नहीं की गई है और यहाँ बार बार अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने राष्ट्रपति शासन में देखा, यहाँ एक बार ही अगर सदन से दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फिर वो अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा। और ये बात जो है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। हालांकि पहले जो था वित्तीय आपात वो राष्ट्रीय आपात की तरह था, अनुच्छेद 352 की तरह, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके ये शब्द डाला गया कि अनिश्चित काल तक जो है ये लागू रह सकता है। राइट। अब एक कंडीशन ये भी बनती है, एक सवाल ये भी बनता है कि मान लो 2 महीने की अवधि के दौरान ही लोकसभा भंग हो जाए, विघटित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लागू रहेगा, लेकिन जब लोकसभा दोबारा गठित होकर के बैठती है तो उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 30 दिन के भीतर भीतर लोकसभा से भी इस प्रकार की घोषणा से संबंधित जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाना चाहिए, अर्थात वहां से अनुमोदन मिलना जरूरी है, तब जाकर के फिर ये दोबारा लागू रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, उस 30 दिन के भीतर अगर लोकसभा से अनुमोदन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात समाप्त हो जाएगा, ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा। राइट। तो ये जो है हमने देखा घोषणा की अवधि के बारे में, 2 महीने की अवधि से के अंदर अंदर दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। एक बार अगर ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है वित्तीय आपात से संबंधित प्रस्ताव, तो अनिश्चित कालीन तक जारी रह सकता है, इसको बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और इस बात को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। राइट। तो ये हमने जाना घोषणा की अवधि के बारे में। अब बात करते हैं कि घोषणा का प्रभाव क्या होगा। अगर वित्तीय आपात लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों की पहली बात तो ये यहां पर हम बात करते हैं घोषणा में कि जो राज्य के अधीन सेवाएं हैं और इन सेवाओं में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, इनके वेतन व भत्तों में कमी की जा सकती है। एक बात तो ये घोषणा का प्रभाव होगा, ऐसा किया जा सकता है कि राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। दूसरी बात कि अभी तो राज्य के बारे में हो गया, संघ के अधीन का मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो व्यक्ति हैं, जो सेवाएं करने वाले व्यक्ति हैं, काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके वेतन प्लस भत्तों में कटौती की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथ साथ में यहां पर यह भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके वेतन एवं भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। ये बात जो है घोषणा के प्रभाव में हम पढ़ते हैं और ये बात अनुच्छेद 360 में साफ साफ लिखी गई है कि ये भी हो सकता है। हालांकि जैसे हमने कोरोना के टाइम की मैं बात कर रहा था कि उस दौरान जो है बहुत सारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या जो हमारे सांसद हों, विधायक हों, सब लोगों ने अपने जो वेतन है उसको दान किया था। किसी ने 1 दिन का दान किया, किसी ने 1 महीने का दान किया, किसी की कटौती की, ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी वित्तीय आपात लागू नहीं था, फिर भी ये चीजें आई। तो दोस्तों देखिए, वित्तीय आपात की स्थिति में काट लिया जाएगा, कमी कर दी जाएगी, लेकिन यहां पर जो हुआ, यहां पर यह दिखाया गया था कि हमने दान दिया है। तो वित्तीय आपात जैसे हालात थे और वही चीजें हुई, लेकिन उसको दूसरे तौर तरीके से दिखाया गया लोगों के सामने। लोगों ने अपने वेतन की कटौती करवाई, लेकिन यह दिखाया गया कि वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, उन्होंने दान किया है, वहां जबरदस्ती नहीं की गई। अगर ऐसा किया जाता तब हम मानते कि वित्तीय आपात है, लेकिन लोगों ने दान किया, लोगों से कहा गया दान करने के लिए,
और भले ही बाद में काट लिया गया हो दान के रूप में, लेकिन काटा गया और ये दिखाया गया कि हाँ भाई वित्तीय आपात जैसे हमारे यहाँ हालात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कोष बना, वहां पर भी लोगों ने बहुत सारा पैसा जमा कराया, राइट। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी वित्तीय आपात नहीं लगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके भी वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है, इस बात को भी याद रखिए। इसके साथ साथ तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद 207 अगर आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 207, इसके अलावा अनुच्छेद 199 में जो है वो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है राज्य के अगर हम अधीन बात करें, और 207 के तहत जो भी उपबंध किए गए हैं उन उपबंधों में चूंकि राज्य से संबंधित उपबंध है, और राज्य में अगर धन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित कोई विधेयक पारित होता है विधानमंडल से, तो ऐसी स्थिति में वो जाना चाहिए राज्यपाल के पास। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वित्तीय आपात लागू हो जाता है तो वो जो प्रस्ताव है जो कि दोनों सदनों से पारित हो चुका है, विधानसभा और विधान परिषद से, वो फिर राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए जाएगा। वैसे जाना चाहिए राज्यपाल के पास, लेकिन अगर वित्तीय आपात लगा है तो ऐसी स्थिति में वो जो है राष्ट्रपति के पास विचार के लिए वापस जाएगा। दोस्तों ये चीज जो है भी उद्घोषणा के प्रभाव के तहत आती है, ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा है, तो मैंने पहले ही बताया कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं आई हुई है, हालांकि पिछली बार आई थी कोरोना की, लेकिन फिर भी वित्तीय आपात लगाया नहीं गया, और इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस तरीके से जो है हमने वित्तीय आपात के बारे में जाना कि इसका प्रावधान क्या था, वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है उद्घोषणा कर सकता है। इसके अलावा उद्घोषणा की अवधि के बारे में बात किया। हाँ, एक पॉइंट और यहां पर छूट रहा है कि राष्ट्रपति किसी पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा अर्थात बाद में की गई किसी घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति इसे वापस भी ले सकता है। जो कि अनिश्चित काल के लिए है तो इसको कभी भी राष्ट्रपति वापस भी ले सकता है, इस बात का भी प्रावधान है दोस्तों, याद रखिए। इसके अलावा फिर हमने उद्घोषणा के प्रभाव की बात की, जिसमें से राज्य के अधीन सेवाओं में जो व्यक्ति हैं उनके वेतन भत्तों में कमी, संघ के अधीन जो सेवाओं में व्यक्ति हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। हमने ये भी जाना कि राज्य से संबंधित जो वित्त विधेयक धन विधेयक लाए जाते हैं तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए जाते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों यहाँ पर यह है कि वित्तीय औचित्य से संबंधित जो सिद्धांत हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर संघ को ऐसा लगता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर दिया जाता है, ये समझिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में क्या किया जाता है कि संघ क्या करेगा कि वित्तीय औचित्य, उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें करनी चाहिए, हमें राज्य को बतानी चाहिए और राज्य को उसका पालन करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय जो सिद्धांत हैं, वित्तीय औचित्य से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनका पालन करने के लिए संघ जो है वो राज्य को निर्देश दे सकता है और राज्य को उसका पालन करना पड़ेगा। ये बात भी उद्घोषणा के प्रभाव में आती है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिए, हालांकि 3 बातें मैंने बताई, लेकिन इस बात को भी याद रखिए। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उद्घोषणा की अवधि जो है निश्चित काल तक रहेगी, लेकिन पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की, शायद ही कोई पॉइंट मिस हुआ हो। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।